एक स्टेप आगे चलते हैं, बिग फोर वर्सेस अदर फर्म इशू। एक बड़ी लॉन्ग और सब्जेक्टिव डिबेट, और उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ स्लाइड पे। बिग फोर किसे कहते हैं, और क्या ये बिग फोर है? अभी बिग ढाई है तकरीबन, तीसरा भी जो है ना थोड़ा सा डावाडोल सा मामला है। तो क्या होता है ये बिग फोर? जी, चार जो बड़ी फर्म्स हैं, जो दुनिया में चार बड़ी फर्म्स हैं, वो जिनके पाकिस्तान में एफिलिएटेड पार्टनर्स मौजूद हैं। दुनिया में चार बड़ी फर्म्स में पीडब्ल्यूसी है। पीडब्ल्यूसी का पाकिस्तान में क्या नाम है? ए फर्गूसन, जो एफिलिएटेड है पीडब्ल्यूसी के साथ। फिर केपीएमजी इंटरनेशनल फर्म है पाकिस्तान में। तासीर हादी, जिन्होंने यहाँ केपीएमजी तासीर हादी अपना नाम रखा हुआ है, वो उसके साथ। फिर डिलॉयट है दुनिया में, यूसुफ आदिल पाकिस्तान के अंदर, और अभी मतलब कुछ मसलो मसाइल चल रहे हैं। फिर अर्नेस्ट एंड यंग, फोर्ड रोड्स सिद्धार्थ हैदर। तो चार फर्म्स पाकिस्तान की जिन्होंने बाहर की चार इंटरनेशनल फर्म से एफिलिएशन ली हुई है। उन एफिलिएशन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी अब बिग फोर नहीं बिग थ्री रह गया या बिग टू रह गया है। तो वो कहते हैं जी बिग जो थर्ड नंबर की फर्म थी उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया या होने वाला है। अगर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? वो लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, और वही सारे पार्टनर मिलकर उन्हीं सारे क्लाइंट्स को जब सर्व कर रहे होंगे तो वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी फर्म खुद ब खुद बन जाएगी। तो वो टैग उसके साथ था या नहीं था, पाकिस्तान में उसके स्टेटस पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंटरनेशनली आप मूव करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं कि आपके नाम के साथ एक अच्छा टैग अटैच हुआ, वो टैग थोड़ा सा मिस हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने इस पर परेशान नहीं होना। अक्सर लोग फर्म में बैठे होते हैं, उनको कोई फेसबुक पे बता देता है तुम्हारी फर्म तो 6 महीने बाद जो है ना वो लाइसेंस कैंसिल होने वाला है। बच्चा वो फेसबुक की उस इन्फॉर्मेशन पे परेशान होकर बैठ जाता है, क्या मेरे साथ क्या होगा? जितना परेशान वो बच्चा है, क्या वो पार्टनर्स परेशान नहीं होंगे जिनकी लाइसेंस कैंसिल होने लगा? क्या उन्होंने नहीं कमाना? क्या उन्होंने एक अच्छे ब्रांडेड तरीके से नहीं वो करना? तो आपसे ज़्यादा उनको परेशानी है, वो अपनी फर्म्स को ज़रूर बचा के रखते हैं। तो आपने इसमें ये नहीं परेशान होना कि किस फर्म के साथ क्या होने वाला है। आपने देखना है कि आपको क्या सूट करता है, आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब बिग फोर वर्सेस अदर फर्म क्या होता है फ्यूचर, क्या फ़र्क है? कोई बंदा अगर मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सके कि एक बंदा बिग फोर से आर्टिकल्स करके निकलता है और एक बगैर बिग फोर से आर्टिकल्स करके निकलता है, क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? क्या फ़र्क है? बाहर अगर अब्रॉड मूव करना है तो जो बिग फोर से निकला है उसको अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएंगी, उसके नाम के साथ टैग अच्छा लगा हुआ है। ओके, और जी बिग फोर के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। ओके, यानी अगर उनके क्लाइंट ज़्यादा हैं तो आपके आर्टिकल्स 10 साल के हो जाते होंगे। नहीं, हमारे आर्टिकल 3.5 साल के ही हैं, तो उनके पास 100 भी क्लाइंट हैं, और मुझे वैसे ही अगर 10 क्लाइंट्स ही मिलने थे तो एक छोटी फर्म जिसमें 40 क्लाइंट थे उधर भी मुझे 10 मिलने थे, और बड़ी में 100 में से भी मुझे 10 मिलने हैं, तो मेरी सेहत पे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिल सकती हैं, ज़रा ज़्यादा सेक्टर का एक्सपीरियंस मिल सकता है। यस, और ये भी हो सकता है कि मतलब अच्छे क्लाइंट्स से जब हम काम कर रहे हैं तो वो कितने आर्टिकल्स के बाद हमारे पास आएंगे। वो कह रहे हैं जब अच्छे क्लाइंट्स पे हम काम करें तो हो सकता है वो कहीं आर्टिकल्स के बाद हमारे पास आओ, तो इसका मतलब है जब आप हल्के क्लाइंट्स पे काम करते होंगे तो वो आपको नहीं कहते होंगे। वो हल्के क्लाइंट होंगे तो वो हल्के पैसे देते होंगे, तो टेक्निकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि पैसों का मामला फ़र्क पड़ता होगा। इसका मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटी तो दोनों जगह है। मज़े की बात बताऊं, छोटी फर्म में एक बंदा बैठा हुआ है और वो एक ऑडिट पे अगर गया है ना, तो ऑडिट को ऑल इन ऑल है। उसने 10 एरियाज़ पे काम किया है, उसने ऑर्गेनाइजेशन के 15 लोगों से मुलाकातें की हैं, वो खुद ही सीएफओ से जा के मिल रहा है। और एक बड़ी फर्म में एक बंदा अगर बैठा हुआ है तो हो सकता है वो सिर्फ एक एरिया के ऊपर ही स्पेशलाइज और उसने सिर्फ उस एरिया पे काम किया हो। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटी फर्म में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बड़ों से मिलने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो अगेन, लेकिन बात जो पैसों का डिफरेंस है वो बड़ी जेन्युइन बात है, उसको भी हम मैथमेटिकली उसको भी देख लेंगे। और डेली कम मिलती है? उन्होंने कहा जी जब छोटी फर्म में जाते हैं तो वो जो डेली अलाउंस आपको मिलता है, ये जो आपको फेसबुक पे लोग रोते हुए नज़र आते हैं जी स्टाइपेंड बड़ा कम है और ऑफिस बॉयज़ भी हमसे ज़्यादा पैसे वो कर रहे होते हैं, मतलब जितना स्टाइपेंड है ना उसने, मतलब यहाँ पे ना मुझे कोई बंदा नहीं समझ आ रहा जो मैं सोचूं उससे कम पैसे ले रहा हो। मैंने स्वीपर को भी सोचा लेकिन वो भी अच्छे पैसे ले रहा है। तो स्टाइपेंड बहुत कम है, लेकिन क्या ये तनख्वाह है? ये तनख्वाह नहीं है। माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। ये एक इजाफी अलाउंस है जो आपको मिल रहा है, जो कि आपको सिखा रहे हैं। आप एक जगह जा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं,
और सिखाने के साथ साथ आपको जेब खर्च दे रहे हैं, तो काउंट इज़ एज जेब खर्च। अगर सोचेंगे ये तनख्वाह है तो हर वक्त परेशान रहेंगे, क्योंकि जिस भी क्लाइंट पे जाएंगे हर बंदा आपसे ज़्यादा तनख्वाह कमा रहा होगा अगर आप उसको तनख्वाह सोचेंगे। तो होता ये है कि जो स्टाइपेंड मिलता है ये कम होता है, लेकिन ये इतना कम भी नहीं होता। इस वक्त क्या चल रहा है स्टाइपेंड? 16,500, और फिर जून आने वाला है ना, तकरीबन हर जून जुलाई में ही रिवाइज हो रहा होता है। तो मरे से मरा इसमें 17.5 या 18.5 हो जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं होता, आप जिस क्लाइंट पे जा रहे होते हैं वहाँ आपको कई दफ़ा डेली आने जाने का अलाउंस भी मिल रहा होता है, जिसको भाई ने कहा कि डेली। फिर खाने का भी अलाउंस मिलता है कई दफ़ा। कुछ क्लाइंट खाना खिलाते हैं और कुछ क्लाइंट उसके पैसे दे देते हैं। अगर वो खाना खिलाएं और आपसे पूछें कहाँ से खाना है, तो आप उस इलाके का सबसे महंगा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। और जब वो आपको पैसे दे देते हैं और कहते हैं आप अपनी पसंद से खा लेना, तो आप उस इलाके का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट ढूंढते हैं कि वहाँ जाके जो है ना एक दाल की प्लेट मंगवा लेंगे, 3 रोटियाँ मंगवाएंगे, 3-200 से एक दाल की प्लेट को आराम से जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि स्टाइपेंड प्लस वो वाले डेली अलाउंस सम हाउ रेंजेस, वही बात है, टाइप ऑफ फर्म और टाइप ऑफ क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने कहा जी हल्की डेली मिलेगी, मेरे फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, मैं PTCL का ऑडिट करने जाता था तो मुझे 25 रुपये डेली मिलती थी। 30 रुपये का वहाँ चाय का कप था उस वक्त, और मुझे 25 रुपये मिलते थे डेली, कि इसमें अपना खाना पीना और ट्रैवल वगैरह मैनेज कर लेना। उसी फर्म में शौकत खानम भी एक क्लाइंट था, वो 400 रुपये दिन का देते थे उसी टाइम पे। तो अगेन ये फर्म पे मैटर नहीं करता, ये किस्मत पे मैटर ठीक है। गरीबों को गरीबों वाली ही वो होती है, ठीक है। तो वो उधर जाते थे, अमीरों के बच्चे, हम कहते थे यार ठीक है, मतलब जो है ना जो गरीब का बच्चा है वो इधर भी गरीब है और जो है ना क्लाइंट पे भी गरीब है। तो वो ये किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कई दफ़ा फिर बीच में ऐसे क्लाइंट भी मिले जिसमें दिन का 1,000 भी मिला। तो ये अब किस्मत की बात है, ठीक है। फिर एक दफ़ा इस मतलब स्टॉक चेक पे जो है वो मुल्तान जाके स्टॉक चेक करना था, तो आने जाने का डेवो का, वहाँ के बड़े महंगे होटल का और उसके अलावा खाने का अच्छा खासा अलाउंस, उस एक दिन में मेरे 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन गए थे। तो ऊपर की कमाई, ठीक है। तो ये जो ऊपर की कमाई है, इसमें डेली और ये जो इस तरह के मामले हैं ना, ये फर्म में एग्जिस्ट करते हैं और समहाउ आप अपना अच्छा गुजारा कर लेते हैं। मतलब फर्म में जाने के बाद अगर आप किसी अच्छे इदारे से पढ़ रहे हैं तो आपको फिर घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, अभी है टाइम थोड़ा, असर की ब्रेक के बाद, ठीक। नहीं अस्तगफिरुल्लाह भाई, कोई तो हम पहले नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा टाइप के हैं, तो आप कहते हैं कि ये फॉर प्रॉफिट नहीं जा रहे तो इनको फॉर लॉस की तरफ चले जाना चाहिए। हैंडआउट्स भी अब सॉफ्ट में हमने देने शुरू कर दिए हैं। पहले हम हैंडआउट भी बांटते थे, फिर वो ना कॉलेज वाले कहते थे भाईजान आप मतलब बहुत ही सवाब बांट रहे हैं, और अब आजकल ऑनलाइन ज़माना है, बच्चे ने फिर फिजिकल उठा के फेंक के चले जाना और फिर उसको इंटरनेट पे ही चाहिए। तो ठीक है चलो, वो चीज़ तो वो हो सकती थी, और बाकी कब तक खाते पीते रहेंगे, ठीक है। मैं इधर ऑडिट की रिवीजन क्लास में आखिरी दिन तक बच्चे जो है ना वो सर आज तो आखिरी दिन है। अच्छा, उससे पहले वो कॉलेज में एक आखिरी दिन मना चुके थे, कॉलेज की रिवीजन क्लास का, उससे पहले कॉलेज की रेगुलर क्लास का भी एक आखिरी दिन मना चुके थे। तो वो इतने सारे आखिरी दिन ना, और अभी भी मेरे ऊपर एक हाईटी भी है कहीं ना कहीं जो है ना वो मतलब, ठीक है। और उन बच्चों से मैं बस भागता रहा कि उन दिनों हाईटी करने का मतलब था कि शायद गलत फीलिंग आती कि मैं किसी और कॉलेज के बच्चों को उठा के घुमाने ले गया और उस तरह से। तो अब हम उसको ईजिली प्लान कर सकते हैं रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मतलब है कि मतलब कितना खाएंगे, मतलब जब ऑलरेडी हुक्मरानों ने ये काम पकड़ा हुआ है तो आप तो बस कर दें। यही आप लोगों ने बड़े होके जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, आप लोगों ने बड़े होके बनना होता है। फिर आप लोग वही घड़ियाँ उठाते फिरेंगे और पाइनएप्पल खाते रहेंगे और जो है, ठीक है। कितने खुश हैं इस वक्त, सारे एक्साइटेड है कि दूसरे का लीडर भी चोर निकला, कितना ज़बरदस्त। हाँ, और ये भूल गए कि अभी 2 दिन पहले तक तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि वो चोरी नहीं होती, वो तो ऐसे होता है वैसे होता है। अब हर कोई कानून की शिकें निकाल के साबित कर रहा है कि तुम्हारा लीडर मेरे लीडर से ज़्यादा बड़ा चोर है। वो कह रहे नहीं, तुम्हारा वाला लीडर मेरे लीडर के इक्वलेंट चोर है। तो सबके सब चोर है। और तो बस हम लोगों ने फिर बड़े हो गए, जब आप बचपन में, इस वक्त आपका ये है कि एक टीचर बेचारा बुला के आप लोगों को पूरा सेशन करा के, और उससे भी है कि बस हमें चाय मिल जाए, हमें को खाने पीने का मिल जाए। तो नहीं है, आज जिद में कुछ नहीं है। आज कम से कम कोई काम की बात, पढ़ाई की बात लेके जाएं आप यहाँ। अच्छा जी, नहीं वो असल में जो गेस्ट स्पीकर है हमारे, उनके सेशन का पूछ रहे थे, तो वो मैं उन्हें बताया था कि वो हम असर के बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ आ रही है?
बिग फोर वर्सेज अदर फर्म, पैसे इज द मेन डिफरेंस, रिकग्निशन इज द सेकंड डिफरेंस। रिकग्निशन जो है वो आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक छोटी फर्म से आर्टिकल्स करके आपने 6 महीने किसी बड़ी फर्म में लगा ली है, वो बिग फोर वगैरह में से, तो ऑटोमेटिकली आपके नाम के साथ वो अटैच भी हो गया और कहीं ना कहीं वो आपको एच भी दे जाएगा। लेकिन इस वक्त जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आप बड़ी फर्म से या बिग फोर से आर्टिकल्स करके निकलते हैं तो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट्स थोड़े से ज़्यादा अमीर होते हैं और वो थोड़ा सा ज़रा स्टेटस ज़्यादा होता है। और छोटी फर्म से आप जब निकलते हैं तो आपके पैसे थोड़े से कम होते हैं। कितने कम और कितने ज़्यादा? एज्यूम करते हैं कि एक लड़का जिसने पेपर पास ही नहीं किया, क्योंकि पेपर पास होने के ऊपर अलग अलग स्टेटस होते हैं, ज़्यादा पेपर पास, कम पेपर पास, तो सबको बराबर रख देते हैं। एक स्टूडेंट निकला है अदर देन बिग फोर और एक निकला है बिग फोर से आर्टिकल्स करके और दोनों का 0 पेपर पास है। तो क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है उसे कितने पैसे मिलते होंगे, छोटी फर्म में या बड़ी फर्म में? रफली अंदाज़ा लगा लेते हैं। स्टार्टिंग बड़ी में 2 मिल जाता होगा भाईजान। ये ई रॉन्ग नंबर है, ठीक है, मेरा पहला सैंपल ही बड़ा गलत हो गया भाईजान, 2 बहुत होता है। अभी कल परसों एक लड़का मुझे मिला है, उसके आर्टिकल्स खत्म हुए 3 साल हुए हुए, KPMG से आर्टिकल्स हैं, और वो बड़ा एक्साइटेड था कि सर 1,20,000 की मुझे जॉब मिल रही है। पेपर उसका पास नहीं था। पेपर पास ना होने पे इंसान जिल्लत की ही ज़िंदगी गुजारता है। तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे लेके आए, आप जो है ना, आप फ़ौरन से जो है ना वो फेसबुक से बाहर निकलें, ज़िंदगी को एम्ब्रेस करें। तो 2 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप ना क्वालिफाइड को 2 कह देते तो मैं थोड़ा कम चौंकता मैं तब भी। 80 बड़ी फर्म में मिल जाता होगा और छोटी फर्म में 50। चले, एक हमारे पास आया 50 छोटी फर्म और 80 बड़ी फर्म। सैंपल आपके ख्याल में 60 to 70 छोटी फर्म में और बड़ी फर्म में 90 से 100,000। हाँ जी, वो एंड पे जो भाई बैठे हुए हैं 40 to 45 छोटी फर्म में इन्होंने बताया, और बड़ी फर्म में 80 to 100। असल में देखें ना, अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग अप्रोचेज है। हाँ जी, वो कॉर्नर पे जो भाई जो मुस्कुरा रहे, जी जी, छोटी में 60 के करीब डन करते हैं, बड़ी में 80 से 90। और कोई अंदाज़ा? जी 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 70 यहाँ कर लें, यहाँ 1 लाख कर लें। हाँ जी, और कोई? $65 और 95। तो रफली आप लोग 30,000, 20,000, 40,000, 20 से 30,000, 30,000, आपके जहन में कहीं ना कहीं 30,000 का फ़र्क है। अगर ऐसे हम प्रूडेंट करें, इसकी लेफ्ट साइड और उसकी राइट साइड, तो शायद फ़र्क 20,000 का, 20 नहीं 25 लगा लें, 25 का डिफरेंस होगा, 25 का डिफरेंस होगा। एक स्टूडेंट को आज एक छोटी फर्म मिल रही है और उसे पता है मेरे आर्टिकल जब ख़त्म होंगे तो मेरी तनख्वाह बड़ी फर्म से 25,000 रुपये कम होगी। उसको आज आर्टिकल्स मिल रहे हैं, और एक बड़ी फर्म में एक बंदा मौजूद है, उसने कहा कि जी बेटा मैं तुम्हारा वहाँ पे करवा दूंगा। उनसे मैंने पूछा, उनके पास इस वक्त सीट्स नहीं है, 6 महीने बाद जब सीट्स होंगी तुम्हारी वहाँ पे इंडक्शन हो जाएगी, और ये मेरी गारंटी है, कंफर्म 100% तुम्हारी वो हो जानी है। पहली बात है कि वो गारंटी जितनी भी दे दे, फर्म के पास सीट नहीं होती ना, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को लगा कि उसे 6 महीने वेट कर लेना चाहिए, 6 महीने बाद बड़ी फर्म में जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी फर्म का जो स्टार्टिंग है वो 25,000 ज़्यादा है। 25,000 का डिफरेंस है छोटी और बड़ी फर्म के बीच में। और छोटी फर्म वाला कितना कमा रहा होगा? अगर मतलब इसको यूं कर लें, यहाँ पे हम 70 और यहाँ 95 कर लें, या इसको 65 और 90 कर लें, ये सही है? 65 और 90 ये मुनासिब बात लग रही है, ये मुनासिब बात लग रही है। तो एक बंदा 65,000 कमा रहा है 6 महीने तक
कितना कमा लेगा वो? 3,90,000। पहले तो वो इतना ज़्यादा कमा लेगा भाई, जो 6 महीने पहले आर्टिकल शुरू करेगा उसके 6 महीने पहले ही नौकरी शुरू हो जाएगी ना। तो जब तक उसने वो 25,000 के डिफरेंस पे आना है तब तक 3,90,000 तो वो कमा चुका है। और कोई पता नहीं 6 महीने गुजारने पे एक हल्का फुल्का इंक्रीमेंट लग गया हो 10-15,000 का, अगर उसने काम करना शुरू कर दिया तो शायद उस इंक्रीमेंट के बाद अब वो 25 नहीं 15 तक डिफरेंस आ जाए। तो 3,90,000 से 25 को डिवाइड करके देखा है कभी? करें ज़रा डिवाइड। 15.7 समथिंग निकलना चाहिए। 15.67 निकलेगा। हाँ 15.67 निकलेगा ना, क्योंकि देखिए ना 25 पूरा डिवाइड हो जाता 16 पे 4, 10,000 का फ़र्क पड़ा, 10 और 25 में वो रेशो है 10, 25, 40, ठीक है। तो 0.6, तो राउंड अप करें तो तकरीबन 16 महीने कितने साल को कहते हैं? 1 साल जाने। तो अब वो 6 महीने बाद बड़ी फर्म में नौकरी शुरू करेगा और 1 साल 4 महीने तक ज़्यादा कमाता रहेगा, तब जाके तो उसने ये गैप कवर किया है। पता नहीं आप मैथमेटिकली कितना अच्छा सोच रहे हैं। आपने इस 25,000 के इंक्रीमेंट को देखने के बाद 6 महीने कुर्बान कर दिए, जो 6 महीने में आपको हल्के पैसों से इतने पैसे मिल जाने थे, और 6 महीने बाद आप 6 महीने का आपका कैरियर भी चल चुका होता, आपकी सीवी पे भी 6 महीने आ चुके होते, आप जिधर बैठे हैं वहाँ हो सकता है आपको 10-15 हज़ार मज़ीद इंक्रीमेंट भी लग चुका होता, और हो सकता है आपने अपने लाइफ के सारी चीज़ें थोड़ा सा अर्ली प्लान करनी शुरू कर दी होती। और कोई पता नहीं कि आप अगर 6 महीने पहले फारिग हो गए तो आपने अगले 6 महीने एक बड़ी फर्म के पास जाके उसे कहा कि जी मेरे आर्टिकल्स कंप्लीट है, मैं 30,000 रुपये पे आपके पास नौकरी करने को तैयार हूँ 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए वहाँ सुपरवाइज़र बन गए 30,000 रुपये पे, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है, आपने 6 महीने ज़्यादा कमाया हुआ है। और मज़े की बात है कि अगर आपने 6 महीने के आर्टिकल्स 6 महीने की आपने सुपरवाइजरीशिप वहाँ पे कर ली एक बड़ी फर्म में, तो टेक्निकली आपके ऊपर भी वही लेबल लग गया जो 3.5 साल वाले पे लगा हुआ था, आपकी सीवी पे भी आ गया उस बड़ी फर्म का नाम। तो अगर किसी भी टाइम पे ये मौका मिले कि एक बड़ी फर्म पे 6-8 महीने का वेट है और एक दरमियानी फर्म अभी पकड़ लो और आज से आर्टिकल शुरू, तो टाइम सबसे बड़ी गेम है। आप आगे जाके अपने 6 महीने रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अभी से 6-8 महीने इंतज़ार करके और उसके बाद ना हुआ तो आपके हाथ से छोटी फर्म भी चली जाएगी। तो अगर आज एक फर्म आपको इज्जत दे रही हो, बुला रही हो और आपसे कहे कि जी हम आपको रख लेंगे और हम आपको टाइम से रजिस्टर कर लेंगे, आपकी अटैम्प्ट जल्दी बन जाएगी, कोई पता नहीं आप टाइम से रजिस्टर हो जाए, मई एंड से पहले पहले आप रजिस्टर हो जाएं और आप अपने 2-2.5 साल के अंदर अपने पेपर्स निकाल लें, फिर तो डिफरेंस बहुत ऊपर चला जाता है। क्वालिफाइड छोटी फर्म का भी हो तो बहरहाल वो क्वालिफाइड होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि बड़ी फर्म के जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं तो छोटी फर्म विद क्वालिफाइड उतने पैसे मिल रहे हो, इस तरह से नहीं होता। क्वालिफाइड और फिर उसके बाद वही बात है कि पहली जॉब के बाद आगे ये सारी कहानी आपकी पहली जॉब के साथ रिलेट हो रही होती है। तो इसलिए ना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। बिग 4 की ज़रूर कोशिश करें, बहुत ख्वाहिश करें, उसके लिए ज़रूर जतन करें, लेकिन हवस मत करें, उसके चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद मत करें, उसके चक्कर में फ़ेसबुक पे दुखी दुखी स्टेटस मत डालें, उसके चक्कर में ये मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये मत करें। इतनी कीमती चीज़ है आपकी ज़िंदगी, इतना कीमती है आपका टाइम। पता है जो वेला बैठा होता है ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, जो फर्म में जाके काम शुरू कर देता है उसको तो टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। तो अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। तो ज़रूर कोशिश करें बिग 4 की। बिग 4 में सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो ये है कि आपकी कम अटैम्प्ट्स लगी हों। नंबर 2, आपने वहाँ पे इंटरव्यू में और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो। फर्स्ट अटैम्प्टर मेरिट सर्टिफिकेट बच्चा इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फारिग हो जाता है। और समटाइम तो आपकी किस्मत आपके साथ ऐसा बुरा करती है। लास्ट टाइम एक बच्चा बिल्कुल हर चीज़ में सारा कुछ इंटरव्यू फलाना, अब इतने सारे बच्चे उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने चांद रखने थे, तो आखिरी फ़िल्टर पता है कहाँ लगाया PwC ने? किस बेस पे एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, एक को रिजेक्ट कर दिया? FSC के नंबर, विच हैज़ नथिंग टू बी डन विद अभी वो क्या कर रहा है, उसने कैफ के साथ क्या किया है, वो अब कितना मैच्योर हो चुका है, वो कितना, उन्होंने कहा ठीक है जो बच्चा पीछे से अच्छा आ रहा है वो अच्छा बच्चा होगा।
तो अब आपके कंट्रोल में ही नहीं है चीज़ें। जब कंट्रोल में ही नहीं है तो उस पर क्या पागलपन दिखाना और क्या हर वक्त बैठ के अफसोस करना या सोचते रहना। कोशिश करें लेकिन अपना स्केल बड़ा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स में अप्लाई करें। जो 19-20 फर्म्स हम आपको लिस्ट देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इसी के अंदर रीज़नेबल तकरीबन 3 अटैम्प्ट से लेके 6-7 अटैम्प्ट तक के बच्चे इन फर्म्स में आराम से खप जाते हैं। बट अगेन वही बात है कि किस्मत से नहीं लड़ सकते। अगर आपको एक बेहतर ऑप्शन मिल रही है और थोड़ी हल्की भी मिल रही है, कम से कम अपने पाँव फंसा लें, उसको शुरू कर दें। शुरू में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। जी देखें, बात ये है कि उन फर्म्स के पास शायद ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपको अगर ऐसा लगता है कि 3 अटैम्प्ट्स वाले तो बेतहाशा लोग होते होंगे, तो ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की 6 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स होती हैं। मेजॉरिटी जो हमारे पास 60 to 70% से ज़्यादा मेजॉरिटी है ना, वो इन लोगों की होती है। कैफ पीआरसी के अलावा बता रहा हूँ, तो काफ़ी वो ऐसा नहीं है। मतलब अपने ऊपर ज़रूर यकीन रखें। अगर अटैम्प्ट ज़्यादा लगी हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अटैम्प्ट ज़्यादा लगी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी अटैम्प्ट ज़्यादा लग गई, वो अब कंट्रोल में भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अटैम्प्ट ज़्यादा लगने के बावजूद आप खामखा में कहें कि नहीं जी मैं तो किसी ना किसी तरह सिफारिश से, रेफरेंस से मैंने बड़ी फर्म में चले जाना है। उस चक्कर में आपके हाथ में एक दरमियानी ऑप्शन आ रही होगी, आप उसे भी छोड़ देंगे, और रेफरेंस वाला एंड पे आखिरी टाइम पे आके कह देगा जी इसकी बच्चे की तो अटैम्प्ट ज़्यादा लगी हुई हैं, हम इसको नहीं कर सकते कंसिडर। तो अगेन मैं जो तीसरे फैक्टर की तरफ आ रहा था, पहला फैक्टर ये है कि आपकी अटैम्प्ट्स, दूसरा फैक्टर है आपका इंटरव्यू और टेस्ट की किस तरह की आपने उसको प्रेजेंट किया है, और तीसरा फिर जाके रेफरेंस वाला चक्कर होता है। जब अटैम्प्ट ज़्यादा होती हैं तो फिर लोग रेफरेंस की तरफ आते हैं, या फॉर एग्जांपल इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ है या इस तरह से कुछ चक्कर है तो फिर लोग दौड़े दौड़े जाते हैं कि किसी ऐसे उस फर्म के किसी क्लाइंट के सीनियर बंदे के पास चले जाएँ, उनसे कहें जी आप हमारी सिफारिश कर दीजिएगा। तो सिफारिश में भी मेरिट होते हैं। एक ही सीट के लिए 100 सिफारिशें डली हुई होती हैं, पर उसमें भी मेरिट चल रहा होता है कि अच्छा किसकी ऊंचे लेवल की सिफारिश है। और ज़िंदगी भर आपको बुरा ही लगता रहेगा कि अगर आप सिफारिश से कहीं गए, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। आप अपनी कैपेबिलिटी पे जिस जगह गए आपने उसको अपने लिए बेहतर बना लिया, वो सबसे बेस्ट है। तो इसलिए ना अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा ज़रा ज़्यादा कर लें। वो जो टाइम टू चेंज वाली बात है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। अब अपने आप को बदलें, अच्छा टाइम गुजारें फर्म में, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, पेपर पास करने की कोशिश करें, और फिर जल्द अज जल्द जॉब मार्केट में आएँ और अपने आप को प्रूव करें। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। जी टेस्ट की तैयारी के हवाले से ना, टेस्ट हर फर्म का अलग अलग होता है। कुछ फर्म्स क्या करती हैं, इंग्लिश का टेस्ट ले लेती हैं, मतलब आपको अचानक से कैसे लिखवा लेंगे। कुछ फर्म्स आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे होते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग वाले कि जी वो ये शेप अगर ये ऐसे है, अगली शेप ऐसे, अगली शेप ऐसे है, तो बताओ चौथी शेप कैसी होगी। ये जो NTS की किताबें मिलती हैं, डोगर सन्स वाली किताबें, उर्दू बाज़ार में आप जाएँ, आप उनसे कहेंगे जी मुझे डोगर सन्स की एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, NTS की एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए किताबें चाहिए, उसमें एम्पल मटेरियल मिल जाता है। फर्म टू फर्म भी वेरी करता है। कुछ फर्म्स आपको टेस्ट में आपके अकाउंटिंग के सवाल भी पूछ सकते हैं, कुछ फर्म्स वाले इंटरव्यू में जज्बाती हो जाते हैं। तो इसलिए ना फर्म टू फर्म क्राइटेरिया वेरी कर रहा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वो हैंडआउट जो आपको मिलेंगे ना, उस हैंडआउट में कॉलम बने होंगे, फर्म का नाम लिखा हुआ होगा, फिर उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा होगा, और फिर उसका टिपिकल प्रोसेस लिखा होगा इंडक्शन का कि ये टेस्ट लेते हैं, ये इंटरव्यू। अगर टेस्ट लिखा है तो अगर हमें उनसे इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमने वहाँ ये भी लिखा होगा कि टेस्ट में नॉर्मली 4 पोर्शन होते हैं, मैथ, इंग्लिश, फलाना फलाना। तो हमने कोशिश ही की है कि वो पूरी रिसर्च करके आपको वो डाटा दें, जिससे आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिले। उसके बाद आप उस ग्रुप में जब आप आएंगे तो उस ग्रुप में भी आप सवाल पूछ सकते हैं जी इसमें टेस्ट में किस किस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं। तो हो सकता है उसी फर्म में कोई सीनियर बैठा हो जो को लास्ट टाइम उसी ग्रुप से वो फर्म में गया और उसके बाद उसने ग्रुप लीव नहीं किया। हम बहुत सारे सीनियर्स को भी साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस ग्रुप में रुके रहें और बाद में आने वाले जूनियर्स को हेल्प करें। यानी हम क्या करेंगे, कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कि कम्युनिटी हो जिसमें आप सब एक दूसरे की मदद कर रहे हो। कई दफ़ा क्या होता है, आप अपने घर बैठे हैं, आपको नहीं पता लगा एक फर्म में इंडक्शन शुरू हुई, 3 दिन बाद बंद भी हो गई। बट अगर किसी को पता लगा, उसने फ़ौरन से ग्रुप में डाल दिया कि यहाँ पे इंडक्शन शुरू हो गई है। यकीन माने जो जितनी मदद करता है उसका उतना फ़ायदा होता है। इस ग्रुप में जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, मैंने देखा है कि हमेशा उनको फर्म्स पहले मिल जाती हैं। अगर आपको एक फर्म का पता लगा और आपने ये सोच लिया ना कि मैं बाकियों को बताऊँगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो आपकी कन्फर्म मिस हो जाएगी। जो बांटता है उसको मिलता है, जो रोकता है उससे चीज़ें रुक जाती हैं। ये बहुत मैंने ज़िंदगी भर ये आजमाया है। ये बड़ा बेहतरीन रूल है कुदरत का कि जो दूसरों को नहीं देता ना उसको भी नहीं मिलता, और जो दूसरों में बांटता है वो हमेशा। मुझे याद है हम ICAP में जाते थे, क्लासेस वगैरह करवाते थे, तो बहुत सारे टीचर्स जो है वो इस पर कहते थे कि ये क्या कर रहे हो, वहाँ जाके अगर तुम सब पढ़ा दोगे और तुम्हारा वो रिकॉर्ड हो गया तो तुम तो गए ख़त्म, तुम्हारा तो कैरियर ख़त्म, तुम तो वीडियो पे आ गए।
और सबको पता लग जाएगा तुम क्या पढ़ाते हो। अभी तो बंद कमरे में, उस वक्त ऑनलाइन क्लासें नहीं होती थी, बंद कमरों में पढ़ाते हैं, नहीं पता लगता, बस बच्चे एक दूसरे को बता देते हैं, अगला बच्चा भी आ जाता है, तो तुम तो एक्सपोज हो जाओगे, बाकी टीचर सुन लेंगे कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, तुम नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको मिल जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है उस चीज़ को नहीं सुना और हमेशा जाके खुल्लम खुल्ला बांटा, सारी किताब सॉफ्ट में दे दी, जो कुछ क्लास में पढ़ाया होता है वो सारा कुछ वहाँ पे बता दिया होता है, सारी प्रैक्टिस करा के, और अल्लाह का शुक्र है कभी उससे कमी नहीं हुई, हमेशा बेहतरी हुई है। तो होता ये है कि आप दूसरों को सपोर्ट करें, आपको खुद इतनी बड़ी सपोर्ट मिलेगी कि आपकी सोच है। तो इस ग्रुप में एक दूसरे की मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, कम्युनिटी बनेंगे तो फिर एक मज़ा आएगा कि आपको होगा कि यस हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे को फर्म्स में जाके भी अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। तो बिग 4 वर्सेस इसमें, अच्छा फिर क्या होता है, बिग 4 और अदर फर्म्स में सीखने का भी फ़र्क होता है। बिग 4 में जब बड़ा क्लाइंट मिलता है तो उसका बड़ा सिस्टम होता है, बड़ा निज़ाम होता है, बट अगेन ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। मेरा एक दोस्त था, उसके एक बड़ी फर्म से आर्टिकल्स थे, एक बैंक के क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस उसे बहुत अच्छा आता था, क्योंकि उसने 3.5 साल सिर्फ वही किया था। जब भी उस बैंक का ऑडिट होता था सारे कहते थे अरे यार क्रेडिट कार्ड का उसको पता है, वो आके वो उसी का वही सिस्टम बनाता था, वही सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन करता था, वही उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता था, वही सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाता था, वही सारे काम करता था। जब भी अच्छा बैंक का ऑडिट एनुअल खत्म होता है तो हाफ ईयरली आ जाता है, हाफ ईयरली खत्म होता है फिर एनुअल आ जाता है, तो वो हर वक्त ही कलाबाजियाँ खाता रहता था। और उसने 3.5 साल में जो चीज़ सीखी वो एक बैंक का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम, और उसके बाद 2 साल तक नौकरी नहीं मिली, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था, बड़ी फर्म से था और एक बहुत बड़े बैंक का बहुत बड़ा सिस्टम समझा था, लेकिन अगेन वो स्पेशलाइज हो गया। कई दफ़ा बड़ी फर्म में लोग एक टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए और थ्रू आउट ही वहाँ पे उनको टैक्स के अलावा कुछ नहीं आता। समटाइम छोटी फर्म में भी ऐसा होता है, आप एक जगह गए और इंटरनल ऑडिट के क्लाइंट पे गए और 3.5 साल तक सिर्फ आप बस पर्चियों को टिक करते जा रहे हैं और आपने सिर्फ वही काम किया होता है। ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। छोटी फर्म में सीखने का मौका थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि छोटी फर्म में आप जल्दी सीनियर हो जाते हैं, 4-5 बंदों के बाद आपकी पार्टनर तक सक्सेस होती है। बड़ी फर्म में तो आखिरी 6 महीने से पहले तो पार्टनर की शक्ल नज़र नहीं आती, आपने रिव्यू सीनियर को कराना होता है, सीनियर मैनेजर को रिव्यू कराता है, मैनेजर जाके पार्टनर को रिव्यू कराता है। तो छोटी फर्म में सीखने का भी मौका मिल जाता है। मज़े की बात है, सीखता वो है जो सीखना चाहता है। बड़ी फर्म में रहने वाले भी नहीं सीखते और छोटी फर्म वाले भी सीख जाते हैं, और सम टाइम वाइस वर्सा। तो आपका जब इरादा होगा सीखने का तो आप हर जगह सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार याद कराऊंगा, टाइम टू चेंज बड़ा ज़रूरी है। अब अपना एटीट्यूड बदलना है ज़िंदगी को लेके। डन जी। सर इस तरह होता है कि बिग 4 में वर्कलोड कम हो और इस नहीं, ये टोटल किस्मत की बात है जी। हाँ, अब बिहेवियर्स वगैरह किस तरह से होते हैं, टीम टू टीम वेरी करता है, सीनियर टू सीनियर वेरी करता है। आपको अगर सीनियर ऐसा मिल गया है जो जालिम है, तो वो चाहे जितनी मर्जी आप अच्छी फर्म में बैठे हुए हैं, उसका आपसे एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा। और अगर आपको सीनियर बहुत ही लीनियंट मिल गया है, तो जितनी मर्जी आप जिस तरह की भी फर्म में बैठे हैं, तो ये अगेन कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोलेबल हैं, कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल ये है कि हम अच्छी फर्म में जाने की कोशिश करें। अनकंट्रोलेबल ये है कि आप जिस फर्म में बैठे हैं वहाँ आपको कौन सा ऑडिट मिलता है, आपको कौन सी असाइनमेंट मिलती है, वहाँ आपके साथ किस तरह के लोग होते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर कोशिश करनी है, और जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए दुआ करनी है कि आपके साथ कुछ ऐसा वैसा बुरा ना हो। जी। ये भी सुना था कि जो टॉप रेट फर्म है वो आपको रिजनेबल टाइम देती हैं आपकी टाइम से पहले कि आप तैयारी करनी छोटी। ठीक है जी। ये भाई ने कहा कि ये सुना है कि जो बड़ी फर्म्स हैं वो आपको अटेम्प्ट से पहले रीज़नेबल टाइम देती हैं। नॉर्मली 50 से 60 छुट्टियाँ होती हैं, और डिपेंड करता है अब क्या होता है कि जितने पेपर्स अपीयर हमारे ज़माने में मॉड्यूल्स हुआ करते थे, तो मेरा मॉड्यूल एफ था, मेरी 50 छुट्टियाँ ड्यू बनती थी और मेरे पास क्रेडिट लीव भी थी, और मेरे आर्टिकल्स की बिल्कुल एंड की अटैम्प्ट थी, और मेरी 65 छुट्टियाँ बन सकती थी। मुझे 15 छुट्टियाँ मिली थी, मैं बिग 4 में से एक से आर्टिकल्स की। तो ये टोटल ये डिपेंड करता है। क्यों, मैं एक ऐसे क्लाइंट पे फंसा हुआ था जिस क्लाइंट को ख़त्म करना ज़रूरी था और वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इसलिए अब कहने को मैं कह दूँ हाँ जी बिग 4 से आर्टिकल्स हैं, 2009 की बात है ये, 15 छुट्टियाँ मिली, मैंने अटैम्प्ट दी, मेरा एक मॉड्यूल ई का पेपर था और 4 मॉड्यूल एफ़ के पेपर थे। ई का पेपर क्लियर हुआ, एफ़ के 3 पेपर क्लियर हुए, चौथे में ई आ गया, बैड फेलियर। बैड फेलियर क्या करता है, अपने इर्द गिर्द के सारों को गले लगाता है और डूब जाता है। आपको तो परमानेंट क्रेडिट मिलते हैं ना, कि जो पास हो गया पक्का पास। आप अक्सर सोचते होंगे परमानेंट क्रेडिट क्या चीज़ है, तो ये हमसे पूछें। जिनका पास हुआ हुआ पेपर परमानेंट क्रेडिट नहीं होता था, क्योंकि दूसरे ने उसका हाथ पकड़ा कि मैं डूब रहा हूँ, आ जाओ तुम भी साथ डूब जाओ। तो मैंने 5 पेपर दिए जिसमें से 4 निकले, मेरी बेस्ट और वर्स्ट अटैम्प्ट। आप 5 पेपर दो फाइनल के, उस वक्त छुट्टियाँ नहीं होती थी, 4 दिन में 5 पेपर थे, यानी एक सुबह पेपर था, एक शाम में था और एक अगले दिन सुबह भी था।
4 पेपर निकाले, क्वालिफिकेशन के इतना करीब, लेकिन चूंकि मैं एक बड़ी फर्म में था और बड़ी फर्म ने मुझे छुट्टियां नहीं दी, 2014 में क्वालिफाई हुआ, 5 साल बाद। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि जी मेरी ज़िंदगी में बिग 4 ने तो नुकसान कर दिया मेरा, बट आज मैं समझता हूँ कि अगर उस टाइम पे मैं क्वालिफाई हो जाता तो शायद मैं फ़ौरन से लोगों के प्रेशर की वजह से नौकरी शुरू कर देता। मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, जब मेरा एक आध पेपर रहता था और सबको था ये एक आध पेपर रहता है, मैं उस पेपर को सुकून से जो है ना वो साथ डीले हल्के हल्के से चला रहा था कि ठीक है जी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो अगर वो पेपर मेरा उस वक्त ना रोकता और मैं टीचिंग की कैरियर में ना आता तो शायद आज इस तरह से चीज़ें बेहतर ना होती। तो इसलिए जो कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर आपके जहन में ये है कि बड़ी फर्म में लाजमी बड़ी छुट्टियां मिलती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी 65 छुट्टियां बनती थी और मुझे 15 मिली थी। मतलब 5 छुट्टियां भी और मिलती तो शायद मैं उसी वक्त क्वालिफाई कर जाता फर्म के अंदर रहते, मतलब आर्टिकल्स में ही। पता नहीं उस वक्त कहाँ होता, हो सकता है 2 साल बाद ऐसे ही मर जाता। इतने सारी चीज़ें हैं ना, इतने सारे लाइफ पाथ्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि अगर 4 साल पहले ऐसे हो गया होता तो पता नहीं 3 साल बाद क्या हो गया होता और पता नहीं मैं आज से 5 साल बाद कहाँ होता। इंसान कभी भी मतलब खड़े खड़े ढह सकता है, ये इतनी सी हकीकत है। तो वो उस पर कोशिश करनी है जो हमारे कंट्रोल में है। तो बड़ी फर्म्स में सिस्टम थोड़े से डिसेंट होते हैं, बड़ी फर्म्स में थोड़ा सा कोशिश होती है उनकी कि अच्छा एटीट्यूड रखें, लेकिन इंसान हर तरह के हर जगह मौजूद है। आपको अगर बुरा इंसान अच्छी फर्म में मिल गया तो भी आपको अच्छी फर्म आपका कोई फ़ायदा नहीं करेगी। तो ये अगेन बहुत सारी चीज़ें किस्मत पर डिपेंड कर रही हैं। जी, वो कौन सी फर्म है जो टाइमली रजिस्टर करती हैं? बहुत कम रह गई हैं ऐसी फर्म्स, और अगर कोई फर्म ऐसी मिले तो फ़ौरन से उसे गले लगा लें। बहुत कम फर्म्स रह गई हैं। क्यों? कोई एग्जांपल, फर्गूसन हर 1-2 अटैम्प्ट बाद मूड में आती है और टाइम पर रजिस्टर कर लेती है। KPMG कभी टाइम पर रजिस्टर करती है, कभी टाइम पर रजिस्टर नहीं कर रही होती। पिछले सेशन में QCR फर्म में लाहौर में सलमान रिजवान, उन्होंने टाइम पर रजिस्टर कर लिया, उसे पिछले सेशन में भी कर लिया, बट इस दफ़ा पता नहीं उनका क्या प्लान हो। मतलब ये डिपेंड करता है कि फ़र्म को नीड कितनी है, फ़र्म उस टाइम पे किस तरह से चीज़ों को प्लान कर रही है। लेकिन मुझे एक फ़र्म के पार्टनर ने बैठ के सामने कहा था कि आब्दी साहब आपने बच्चों को ना जब सेशन करेंगे, इस सेशन का मुझे रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा आप ये सेशन करते हैं, बच्चों का माइंड बनाते हैं, उनको कहिएगा कि जहन में रखें कि उनकी अटैम्प्ट 1.5 साल बाद ही बनेगी, साल बाद नहीं बनेगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरी फ़र्म में एक बच्चा है, अभी वो आया 2 महीने तक तो उसकी प्रोबेशन चली है, फिर मैं उसको रजिस्टर करूंगा, अब मैं उसके ऊपर वर्कलोड डालने की कोशिश करूंगा, पता लगेगा 7-7.5 महीने बाद कहेगा मुझे छुट्टी चाहिए, और छुट्टी भी कितनी चाहिए? 50 छुट्टियाँ 1.5 महीने की। तो इसका मतलब है कि मैं उसकी छुट्टियाँ शुरू होने से 3 महीने पहले उसको तो साइड पे करूँगा कि इसको मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ना डालूँ जिसमें से मैं निकाल ना सकूँ। तो उन्होंने कहा वी नेवर वांट कि हम अपने रिसोर्स को 7-8 महीने बाद छुट्टियों पे भेज दें, तो हम जैसे तैसे कोशिश करेंगे कि हम 1 जून पहुँचा दें। समझ रहे हैं? जो पेपर जल्दी पास करेगा उसको स्टाइपेंड ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगेन उन्हें पता होता है कि पेपर उतने ज़्यादा नहीं लोग पास कर रहे होते हैं। आजकल ना ये एंड्रॉयड के बाद से लोगों ने ना अब बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है, वो हर वक्त फेसबुक, सीजन्स, इन चीज़ों में ही पढ़े रहते हैं। तो अब वो पासिंग रेशो ही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो अगेन मतलब ये बड़ी सब्जेक्टिव डिबेट है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये एक बड़ा इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, ये किस्मत के खेल हैं।